हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। द लिंक इज गिवन बिलो। टुडे वी विल डील विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम 30 एमसीक्यूज को डील करेंगे। 15 होंगे हमारे इंडियन पिनल कोड के एंड 15 होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो नाउ लेट्स बिगिन। First, we will deal with Indian Penal Code. First MCQs. The word public servant denotes a person falling under option A, a commissioned officer in the military, B, every judge empowered by law to do any adjudicatory functions, C, every officer of court of justice, D, all of the above. Correct answer is D. So, जो कमीशन ऑफिसर होता है मिलिट्री का वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट को डिनोट करता है। जो कोई भी जो जज होता है जिसको लॉ के थ्रू एम्पावर्ड किया गया है एडजुडिकेटरी फंक्शन को करने के लिए, और जो ऑफिसर होता है हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट को डिनोट करता है। मूव फर्दर। Second, the term harbor defined under Indian Penal Code 1860 does not include option A, supplying a person with shelter, B, supplying a person means of convenience, C, assisting a person to evade apprehension, D, prior to the commission of the offense facilitating the commission thereof. सेकंड में ये पूछ रहा है कि जो हार्बर है जो कि आईपीसी में डिफाइन किया गया है उसको में ये इंक्लूड नहीं होता है। कौन से चारों में से ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज डी, प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन। इसमें जो हार्बर है वो इंक्लूड नहीं होता है। मूव फर्दर। थर्ड, which of the following punishment cannot be awarded under Indian Penal Code? Option A, forfeiture of the property, B, rigorous imprisonment, C, transportation for life, D, death. Correct answer is C, that is transportation for life. इसमें जो हमारा ये जो पनिशमेंट है वो आईपीसी में किसी भी पर्सन को अवॉर्ड नहीं किया जा सकता। फोर्थ, who may commute sentence? Option A, Chief Justice of High Court, B, Chief Justice of India, C, appropriate government, D, any appellate court. फोर्थ ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है कि वो सेंटेंस जो कोर्ट ने अवॉर्ड की है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट उसको कम्यूट किया जा सकता है, मतलब कम की जा सकती है। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज पावर टू कम्यूट सेंटेंस। Move further. Fifth, imprisonment for life means imprisonment for option A 20 years, B 10 years, C 14 years, D whole of the remaining life. इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई भी कोर्ट ने अगर ये दिया है कि कन्विक्ट किया है किसी पर्सन को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इसका मतलब क्या होता है कि कितने साल के लिए आप किसी पर्सन को इम्प्रिजमेंट में डाल रहे हो। करेक्ट आंसर इज D, whole of the remaining life. Move further. Sixth, which of the following statement is correct? ये एक स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि कौन से सेक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। A hangman who hangs the convict pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of option A, section 94 of IPC, B, section 76 of IPC, C, section 78 of IPC, D, section 77 of IPC. ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये पूछा कि एक हैंगमैन है उसने एक पर्सन को हैंग कर दिया है और कि जो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो जो पर्सन है जिसने उसको हैंग किया है हैंगमैन, वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट किया गया है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज Section 78 of IPC. Move further. Seventh, in which of the following cases necessity under Section 81 of Indian Penal Code cannot be pleaded as a defense? Option A, self-defense in prevention of violence. B, prevention of harm to the accused at the expense of the innocent person. C, self-preservation in an absolute necessary. D, choice of evils affecting and other than the accused. सेवेंथ ये पूछ रहा है कि एज पर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम
कोई जो पर्सन है वो डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता है। इन चारों में से कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। अगर ये बोल रहा है कि जो पर्सन है वो ये डिफेंस ले रहा है कि उसने अक्यूज को हार्म किया है कि जिससे जो इनोसेंट पर्सन है उसको हार्म ना हो, तो ये कोई डिफेंस नहीं हुआ और ये नेसेसिटी के लिए वो डिफेंस यूज नहीं कर सकता है कोर्ट के अंदर एज पर सेक्शन 81। मूव फर्दर। 8th, the principle of Dolly in capex under Indian Penal Code 1860 is an exception to the criminal liability in which one of the following section? Option A, section 81, option B, section 82, option C, section 84, option D, section 87। सो इसमें पूछा है जो प्रिंसिपल है डोली इन कपेक्स आईपीसी के अंदर, वो एक एक्सेप्शन दिया गया है हमारे क्रिमिनल लाइबिलिटी में, तो वो कौन से सेक्शन में हमारा ये दे रखा है? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेक्शन 82 डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कपेक्स। सो बेसिकली हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 83 ये डील करता है हमारा डोली इन कपेक्स के प्रिंसिपल से। मूव फर्दर। 9th, a child of 9 years of age stole a gold necklace and immediately afterward sold it to the accused. Is he guilty of theft? Option A, the child is not guilty as he lacked a sufficient maturity of understanding. B, the child is guilty. He was attained a sufficient maturity understanding of to judge the nature and consequences of his conduct on that. Option C, the child is not guilty as he was below 12 years of age. Option D, none of the above. So 9th में एक सिचुएशन दी है जिसमें बोल रहा है कि एक 9 साल का बच्चा है और उसने क्या किया, एक गोल्ड का नेकलेस उसको पहले चुराया और इमीडिएटली ही उसने जो अक्यूज पर्सन है उसको वो बेच दिया। तो जो वो चाइल्ड है वो थेफ्ट के लिए उसको पनिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि वो जो चाइल्ड है उसको पता है कि मैंने क्या काम किया है, वो इतना मैच्योर है, उसको ये पता है कि ये जो मैंने काम किया है वो एक चोरी है और ये गलत काम है, तो इसलिए वो है। मूव फर्दर। 10th, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। ऑप्शन ए, ओनली टू अडल्ट्स। बी, ओनली टू दोज हु आर कैपेबल टू लोकली कमिट क्राइम। सी, ओनली टू द पब्लिक सर्वेंट्स। डी, टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैपेसिटी। सो 10th ये पूछ रहा है कि जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे रखा है हमारे आईपीसी में वो कौन से पर्सन्स को अवेलेबल है? करेक्ट आंसर इज डी, टू ऑल। किसी मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि उस पर्सन की एज क्या है, क्या कैपेसिटी है, इससे हमें मैटर नहीं कर सकता है। राइट टू डिफेंस हर पर्सन को अवेलेबल किया गया है। मूव फर्दर। 11th, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू causing of death if there is. Option A, apprehension of death. B, apprehension of grievous hurt. C, intention of committing rape. D, all of the above. So 11th ये पूछ रहा है कि right of private defense है, हम कौन सी situation में इसको extend करके सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। सो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में भी, एप्रीहेंशन ऑफ अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है या फिर किसी सामने वाले का अगर इंटेंशन है रेप करने का, इन तीनों सिचुएशन में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक्सटेंड करके हम सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। मूव फर्दर। 12th, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ। ऑप्शन ए, सेल्फ रिस्पेक्ट। बी, सेल्फ प्रोटेक्शन। सी, सेल्फ रिलायंस। डी, सेल्फ सफिशिएंसी। करेक्ट आंसर इज बी, नेट सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बेस्ड है। मूव फर्दर। 13th, एक्स instigate Y to commit murder of Z. Y in consequences stab Z, but Z survives the wound. X is guilty of. Option A, murder. B, attempt to murder. C, abatement of attempt to murder. D, abatement of murder. सो 13th में सिचुएशन दी है जिसमें बोल रहा है कि एक्स है, उसने वाई को इंस्टिगेट किया और बोला कि तुम जाके एक्स का मर्डर कर दो, और जो वाई है जेड को स्टेप कर देता है।
तो लेकिन क्या होता है कि जो Z है वो फिर भी बच जाता है। तो जो X है जिसने इंस्टिगेट किया था वो कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए जो X है वो गिल्टी किया जाएगा। मूव फर्दर। 14th, A instigate B to kill C by means of a letter sent through post. The abatement by instigation is complete. Option A, as soon as the letter reaches the addressee. B, as soon as the abater posts the letter to the addressee. C, as soon as the content of the letter are known to the addressee. D, even if the letter was sent at a wrong address. So 14th में भी सिचुएशन दी है जिसमें बोल रहे हैं कि A ने B को इंस्टिगेट किया और बोला कि तुम C का मर्डर कर दो। किसके थ्रू? बाय अ लेटर, जो कि हम पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो अबेटमेंट है इंस्टिगेशन का वो कब कंप्लीट होगा? करेक्ट आंसर इज सी, जैसे ही जो कंटेंट है उस लेटर का, जो एड्रेस है जिसको वो पोस्ट कर रहा है उसको नोन होगा, पता चल जाएगा, वैसे ही जो हमारा अबेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूव फर्दर। 15th, सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 इज अ ऑप्शन ए रूल ऑफ एविडेंस, बी सब्सटेंटिव ऑफेंस, सी अ प्रोसीजर, डी डिफाइनिंग क्लॉज। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। जो सेक्शन 109 है आईपीसी का वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एमसीक्यू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी कैबिनेट। करेक्ट आंसर इज बी। So, as per Constitution of India, Parliament is empowered to establish new state. Move further. Second, who is not a citizen by domicile? Option A, those who are born in the territory of India. B, those whose either mother or father was born in the territory of India. C, those who have been ordinarily residing in the territory of India after commencement of the Constitution of India due to his work in India. Option D, who has been ordinarily residing in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of the Constitution of India. So, second के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन से पर्सन को, सिटीजन को हम नहीं मानेंगे सिटीजन बाय डोमिसाइल। करेक्ट आंसर इज सी। सो वो ये जो सी है जो कि पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं इंडिया के अंदर आफ्टर जो कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो किस चीज के कारण रह रहे हैं? ड्यू टू वर्क के कारण यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसको हम सिटीजन बाय डोमिसाइल नहीं मानेंगे। मूव फर्दर। थर्ड, द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप विद इन द कंट्री एग्जिस्ट इन? ऑप्शन ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इंडिया, डी यूके। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज यूएसए के अंदर जो हमारा सिस्टम है डुअल सिटीजनशिप का वो एग्जिस्ट करता है। मूव फर्दर। फोर्थ, द रूल ऑफ लॉ इज फाउंड इन? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 16, डी आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल 14 में हम जो रूल ऑफ लॉ है उसको देखते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन व्यू ऑफ? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ऑप्शन बी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ऑप्शन सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 21। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बोलता है कि जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मूव फर्दर। 6, डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ in the marriageable age of a boy that is 21 year and a girl that is 18 year. Option A offends Article 14 of the Constitution. B does not offend Article 14 of the Constitution. C is against rule of law. D violates human rights. Correct answer is B, that is does not offend Article 14 of the Constitution. Move further. 7th,
The provision to fill backlog vacancy was inserted in the Article 16 by which of the following Amendment Act? Option A, 77th Amendment Act 1995, B, 81st Amendment Act 2000, C, 85th Amendment Act 2001, D, it was never inserted in the Article 16. So इसमें पूछ रहा है कि जो बैकलॉग वैकेंसी का प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 16 में इंसर्ट किया गया था, तो वो कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? करेक्ट आंसर इज बी, 81st अमेंडमेंट 2000 से हमारा ये बैकलॉग वैकेंसी वाला है वो इंसर्ट किया गया था प्रोविजन. मूव फर्दर. 8. Which of the following is prohibited without the consent of the President of India according to Article 18? A. Conferment of title. B. Accepting any title from foreign state. C. Accepting any gift or office of any kind from or under any foreign state. D. All of the above. So 18 से पूछ रहा है कि कौन से इन चारों में से सिचुएशन है जिसमें जो किसी पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है कि वो विदाउट कंसेंट है प्रेसिडेंट की, ये नहीं कर सकता है एज पर आर्टिकल 18. करेक्ट आंसर इज डी. ए बी सी में ही उस पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है कि विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये तीनों काम नहीं कर सकता है. मूव फर्दर. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑप्शन ए मोरालिटी, बी हेल्थ, सी पब्लिक ऑर्डर, डी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. करेक्ट आंसर इज डी. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो हमारा राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजन वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. मूव फर्दर. 10th. द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ऑप्शन ए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बी बाय जुडिशियल इनिशिएटिव्स, सी बाय पॉलिटिकल पार्टीज, डी बाय अ पार्लियामेंट्री एक्ट. सो 10th ये पूछा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था. करेक्ट आंसर इज बी, जुडिशियल इनिशिएटिव के थ्रू हुआ था ये. 11th. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी. सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है जिसमें हमें पता लगाना है कि किस में हम प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये इशू कर सकते हैं. ए मतलब फर्स्ट हेबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन. सो अब हमें पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी सही है. ऑप्शन ए वन ओनली दैट इज हेबियस कॉर्पस, बी सेकंड ओनली दैट इज मैंडेमस, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली दैट इज हेबियस कॉर्पस एज वेल एज प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड ओनली दैट इज मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इन केस ऑफ हेबियस कॉर्पस में ही हम जो है इशू कर सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट. मूव फर्दर. 12th. मैंडेमस. ऑप्शन ए इज इशूड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ पब्लिक नेचर, बी इज इशूड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ प्राइवेट नेचर, सी इज इशूड टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ पब्लिक नेचर, D none of the above. Correct answer is C, that is मैंडेमस इशू किया जा सकता है कि भी किसी भी जो पब्लिक नेचर का भी कोई काम है, ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए, कंपेल करने के लिए. मूव फर्दर. 13th. Which one of the following can be issued only against the judicial or quasi judicial authorities? Option A मैंडेमस, B habeas corpus, C certiorari, डी कोवेरेंटो. सो 13 से पूछ रहा है कि कौन से चारों में से ऑप्शन में जो जुडिशियल है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये इशू किया जा सकता है. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सर्चरी को हम इशू कर सकते हैं. मूव फर्दर. 14th. द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ऑप्शन ए पब्लिक ओपिनियन, बी गवर्नमेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन, डी एडमिनिस्ट्रेशन. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पब्लिक ओपिनियन एक बाइंडिंग फोर्स है बिहाइंड जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनके. मूव फर्दर एंड लास्ट. 15th. इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज इन्फ्रिंज्ड, ऑप्शन ए देयर इज अ रेमेडी इन द कोर्ट, बी देयर इज नो रेमेडी बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सी देयर इज रेमेडी इन लोक अदालत,
डी देयर इज रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो 15 ये पूछ रहा है कि अगर जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको अगर किसी ने इन्फ्रिंज किया है तो रेमेडी है या नहीं है उसके अगेंस्ट में। करेक्ट आंसर इज बी। उसके अगेंस्ट में हमारे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में तो कोई रेमेडी नहीं दी गई है। आज हमने 15 एमसीक्यूज आईपीसी के डील के हैं, 15 कॉन्स्टिट्यूशन के डील के हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हमारे। ओके, थैंक यू।